गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो लास्ट लेक्चर में जहां तक पढ़ लिया था क्लियर है सब बच्चों को? हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया था कि किस तरीके से हार्मोन काम करते हैं। दो टाइप के हार्मोन हमने देखे थे कि एक होता है जो वाटर सोल्यूबल टाइप का होगा और दूसरा जो है वो होगा स्टेरॉयडल टाइप का जो लिपिड सोल्यूबल टाइप का होता है। तो ऐसे दो टाइप के हार्मोन होते हैं। तो वो सर किस तरीके से काम करते हैं वो पढ़ लिया था। हाँ बच्चे बोल। सर एक बार मैकेनिज्म को बताइए ना प्लीज। बच्चे देखो मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट बात क्या है जो तुमने कंसेप्ट पढ़ा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करना है। यस क्या कंसेप्ट पढ़ा है तुमने? तुमको पता है कि जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कुछ सब्सटेंस ट्रांसफर हो सकते हैं, कौन से? जो लिपिड सोल्यूबल होंगे। मान लो ये दो मेम्ब्रेन है। अब क्या है, एक सब्सटेंस एक रिसेप्टर जो है वो मान लो वाटर सोल्यूबल है और दूसरा जो है वो है मान लो लिपिड सोल्यूबल। तो अब तुम्हें एक चीज पता है क्या कि ये वाटर सोल्यूबल है, तो क्या ये इजीली क्रॉस कर सकता है मेम्ब्रेन को कि नहीं कर सकता? नहीं कर पाएगा। तो क्या मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? देखो ये सर नहीं। वाटर सोल्यूबल वाला नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो क्या चाहिए इसे? चाहिए कि मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर कोई ऐसा रिसेप्टर रिसेप्टर हो हो। जो इसे जिससे ये बाइंड करे। तो इसीलिए क्या होता है, जो वाटर सोल्यूबल टाइप के हार्मोन होते हैं वो हार्मोन यहाँ से पहले जाएंगे, अटैच होंगे इस रिसेप्टर के ऊपर। वाटर सोल्यूबल वाला कहाँ पे बाइंड होगा? रिसेप्टर पे। अब रिसेप्टर जो है वो क्या करता है, ये तो प्राइमरी मैसेंजर होता है। हार्मोन क्या है? प्राइमरी मैसेंजर। ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन को या किसके? सेकेंडरी मैसेंजर को। यानी ये साइटोप्लाज्म में क्या बनवा देगा? सेकेंडरी मैसेंजर। और ये सेकेंडरी मैसेंजर मान लो जैसे ये हो सकता है साइक्लिक एएमपी, ये हो सकता है कैल्शियम, ये हो सकता है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। तो ऐसे कुछ सेकेंडरी मैसेंजर बनाते हैं जो क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर एंजाइम का एक्टिवेशन करवा देते हैं ताकि जो रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, जो फंक्शन करवाना चाहते हैं वो हो जाए। तो ये काम कौन करता है? ये इस तरीके से काम करता है वाटर सोल्यूबल वाला। ठीक है। अब लिपिड सोल्यूबल वाला जो है उसकी क्या खास बात है, ये मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन इसको रोकेगा नहीं तो ये सीधे पेनेट्रेट करके इसको क्रॉस करके कहां पर आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में क्या होना चाहिए इसको? क्या इसको जाना कहाँ है? क्या इसको साइटोप्लाज्म में जाना है कि कहीं और जाना है? इसे तो जाना है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि वहां पर ये कंट्रोल करेगा किसको? डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सब प्रोसेस को। तो क्या होता है, पहले इसको कैरी करने के लिए यहाँ पर होते हैं कुछ साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। यहाँ पर मान लो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है, तो क्या होगा, ये जाके बाइंड हो जाएगा पहले साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से और इसके साथ में ये पहुंचेगा कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर, कुछ इस तरीके से। तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के थ्रू पहुंच जाए, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये इसके लिए रिसेप्टर सीधे ही न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये यहाँ से फिर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म में भी नहीं रुका और कहाँ पर आ गया? न्यूक्लियस के अंदर। और मान लो न्यूक्लियस में रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर फॉर द हार्मोन, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, इस तरीके से बाइंड हो गया। फिर क्या करेगा ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है, या डीएनए रेप्लिकेशन तो नहीं, मेनली ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे क्योंकि एंजाइम बनाना है ना, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। तो ये ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनवा दिया इसने, इसने हेल्प किया। और फिर ये एमआरएनए बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन, प्रोटीन क्या बन जाएगा? एंजाइम या प्रोटीन बन जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगी। तो मेन जो डिफरेंस है ना वो यहाँ पर है कि इसके लिए रिसेप्टर कहाँ पर है?
मेम्ब्रेन पर, बाहर और मेम्ब्रेन इसके रिसेप्टर कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस। बस इतना मेन। क्लियर हो गई ओके। बिल्कुल बात? यस सर, ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चे, और बोलो। सर हाँ बच्चे, सर जो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो डिसीज थे ना वो क्लियर नहीं हो रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सा डिजीज क्लियर नहीं हुआ है, बोल दो फटाफट। सर ये जो था ना एंजाइना, एंजाइना और एथ्रोसोस वाला, सीएडी वाला। कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हाँ एंजाइना। देखो, हाँ ये एंजाइना जो है वो कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम होने की वजह से ही होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है उसमें क्या होता है, जैसे हमारा हार्ट है, तो हमारे हार्ट की वॉल में, मान लो ये हमारे हार्ट की दीवार है, ठीक है, इतना सा बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर कुछ आर्टरीज जो है वो सप्लाई कर रही है इसको, यानी कुछ आर्टरी जो है वो यहाँ पर है, जो कि क्या कर रही है भाई, हमारा हार्ट पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है, तो हमारे हार्ट को भी तो कोई सप्लाई कर रहा है, तो ये आर्टरी सप्लाई कर रही है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम है, कोरोनरी आर्टरी। अब यदि किसी के अंदर ये कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें प्लगिंग होने लग जाए, मतलब ये कोरोनरी आर्टरी जो है इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होने लग जाए, क्या हो गया कि यहाँ पर कहीं कोरोनरी आर्टरी में क्या हुआ, धीरे धीरे एक प्लाक डिपोजिट होने लग गया, ये इस तरीके से लिपिड वगैरह और ये सब डिपोजिट होने लगे। तो फैट वगैरह का। क्या, हाँ, फैट वगैरह ये सब कुछ जो है, और कुछ कुछ डिपोजिट होने लगा। अब यदि ये डिपोजिट होने लगा तो क्या इसकी ल्यूमेन नैरो होती जाएगी, यदि इसकी ल्यूमेन नैरो होती जाएगी तो अब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा यहाँ पर, यानी इस पार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई क्या हो गई, कम होगी। धीरे धीरे क्या होगा, हो सकता है ये मसल डीजेनरेट होने लग जाए, तो इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं मायोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाली कंडीशन क्या होती है, शॉर्ट में हम एमआई बोल देते हैं इसको, मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, शॉर्ट में हम इसको एमआई बोल देते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या कंडीशन होती है कि यदि कहीं पे कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है, तो उस एरिया के जिसको वो सप्लाई कर रहा था आर्टरी, वहां पर मसल्स जो है, मायोकार्डियम जो है, उसको ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, इसके एरिया के अंदर जो मसल है, उसका अंदर कौन सा मसल है, कार्डियक मसल जो है, उसका डीजनरेशन होने लग जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अभी पेशेंट को ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी उसकी मसल धीरे धीरे खराब हो रही है, इतना पता है बस, है ना, उसको खुद को ज्यादा एहसास नहीं हो रहा कि क्या हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, सडनली सडनली कभी कोई शॉकिंग न्यूज सुनी, या कभी एक्सरसाइज किया, या कोई स्ट्रेस आया, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारी बॉडी को जो पंपिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी उस टाइम पे क्या होता है, हार्ट जोर से पंप करने लग जाता है, तो इस मसल को ऑक्सीजन वगैरह ये सब ज्यादा चाहिए। तो क्या हुआ है, हार्ट तेजी से पंप तो कर रहा है, लेकिन इसको ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रही। क्यों, क्योंकि यहाँ तो ब्लॉकेज है, यहाँ तो ब्लड सप्लाई हो गई नहीं ठीक से। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल जो है वो क्या है, डिक्रीज है, पहुंच नहीं पा रही है। तो अब क्या हो जाएगा, ये तो हो रहा था ग्रेजुअली, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो धीरे 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 चल रहा है, लेकिन एंजाइना जो है वो सडन पेन है, सडनली पेन हुआ। क्यों, क्योंकि शॉकिंग न्यूज सुना, या एक्सरसाइज ज्यादा किया, या और कोई रीजन हो सकता है। जब हार्ट पंपिंग कर रहा था, उसको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, नहीं मिल पाई, तो क्या हो जाएगा, तो फिर जो चेस्ट है वो उसमें पेन, चेस्ट पेन और टाइटनेस, चेस्ट पेन और टाइटनेस वाली फीलिंग जो है, किसी ने सीना जोर से दबा दिया है, सांस नहीं आ रही है, उस टाइप की फीलिंग आती है, ठीक है। और क्या होता है, ये पेन जो है वो रेडिएट होता है कहाँ पे, रेडिएटेड टू लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ, पॉज हो गया। पास हो गए क्या सर? हाँ साउंड भी है, नहीं आ रहा। बैक हो सकता है, फोर लिम्ब हो सकता है। इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंजाइना का पेन जो है वो लेफ्ट साइड में रेडिएट होता है। एंजाइना समझ गए बच्चे, क्लियर हो गया एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में डिफरेंस? हाँ सर,
हाँ सर। ठीक है। सर और एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या है? कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसे हम कॉमनली कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोल देते हैं। समझ गए क्या? हाँ सर। ठीक है। सर और एक और था, वो कौन सा? दूसरे चैप्टर से डिसीज था। कौन सा? ये जो होता है ना, गुच्छ शोध, ऐसा लिखा है बुक में। क्या बोल रहे हो? नहीं सुनाई दिया, वापस से बोलो। सर डाल रही, रुको ना। आगे पढ़े क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है बच्चे, आउती जो भी तुम्हें पूछना है तुम पूछ लेना, है ना? मुझे सेंड कर देना, ऐसा हो तो व्हाट्सएप पे मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है ना? चलो, तो फिर आ भी गया है कोई मैसेज। सर मेरा नाम आहुति नहीं है। तो क्या है? कुछ नहीं है, पर आप हमेशा आहुति बनाते हो, पता नहीं क्यों। तो क्या आरती है क्या? नहीं तो सर, उसका लास्ट वाला जो था ना, वो जो लिखा है ग्लोमेरुल प्रदाह, पता समझ नहीं आ रहा। इन्फ्लामेशन, प्रदाहता का मतलब इन्फ्लामेशन। हाँ अब हो गया, अब तो बना लूंगी। समझ गए ना? वृक्क का जो वो जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, क्या बोल देंगे उसको? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हाँ उसका मतलब समझ नहीं आ रहा था ना इंग्लिश। अब आगे क्या? हाँ अब हो गया, थैंक क्या नाम है तुम्हारा? यू सर। आरती नाम है मेरा। क्या क्या? आरती। आरती? हाँ तो मैं सही तो बोल रहा था। अब आहुति बोल रहे थे। तो आहुति आरती में मुझे कंफ्यूजन होता है कोई क्या नाम है तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस पता है सब बच्चों को, क्योंकि हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा हुआ है। क्या होता है हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस इज, ब्रेन स्टेम। it is the part of it is the part of diencephalon. हाँ हाँ। ब्रेन स्टेम नहीं है बच्चे, ब्रेन स्टेम नहीं बोलेंगे इसे। ब्रेन स्टेम के अंदर मिड ब्रेन वाला पोर्शन मेडुला ऑब्लिंगुइटा डाली थी। उसके ऊपर होता है। जो मिड ब्रेन वाला पोर्शन है उसके ठीक ऊपर होता है डायंसेफेलॉन। ठीक है, तो ये डायंसेफेलॉन जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है। एंटीरियर ब्रेन जो होता है उसका पोस्टीरियर पार्ट होता है डायंसेफेलॉन, और डायंसेफेलॉन जो होता है उसके अंदर भी कौन कौन से पार्ट होते हैं? एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये डायंसेफेलॉन का पार्ट है जिसमें आते हैं तीन चीजें, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और यानी इसका मतलब क्या होगा? इट इज लोअर और इंफीरियर पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन। तो डायंसेफेलॉन का लोअर पार्ट हुआ। अब इसका मेन एक्टिविटीज या मेन फंक्शन जो है वो तो हमने पढ़ा था। यहाँ पर कुछ सेंटर होते हैं, लाइक थर्स्ट सेंटर है और हंगर के लिए सेंटर है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, ये सब फंक्शन जो है हाइपोथैलेमस का होता है। और इसके साथ साथ इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। इट हैज एंडोक्राइन फंक्शन ऑल्सो। तो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स बोल देते हैं कि यहाँ पर न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जो है वो प्रेजेंट है, जो कुछ हार्मोन्स का फॉर्मेशन कर देंगे। कौन? हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन। अब ये हाइपोथैलेमस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि ये हाइपोथैलेमस जो है इसे हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन है मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स? पीयूष ग्रंथि। यस, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, वो मास्टर है। वो हमारी बॉडी के डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, और उस एंडोक्राइन ग्लैंड को यानी पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कर रहा है। कौन? हाइपोथैलेमस। इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को बोल देते हैं इट इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड।
अब ये हाइपोथैलेमस जो है, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स, वो हार्मोन बनाते हैं और वो रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन जो है वो रेगुलेट करते हैं, इनके न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होते हैं, कुछ इनके अंदर आर्कुएट न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस होता है। तो ऐसे कुछ न्यूक्लियस यानी वहां पर न्यूरॉन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन। और ये हार्मोन को मैं दो कैटेगरी में बांट सकता हूँ। कौन से दो कैटेगरी में? ये दो टाइप के हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। कौन कौन से? इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन। कौन कौन से होते हैं? एक जो होता है वो रिलीजिंग हार्मोन होता है, रिलीजिंग हार्मोन, यानी जो कुछ पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करने की इंफॉर्मेशन देता हो उसे हम बोलेंगे रिलीजिंग हार्मोन। एंड कुछ होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। तो दो टाइप के हार्मोन ये बना रहा है। कौन कौन से? जो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, तो पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए दो टाइप का हार्मोन बना रहा है। कौन कौन सा? एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटरी हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन कौन कौन से होते हैं देखो। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। तो ये बनाएगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन बनाएगा, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। या फिर और क्या बोल सकते हो इसको? इसको बोल सकते हो सोमेटोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। और क्या बोल सकते हैं इसको? हम इसको बोल सकते हैं सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसे हम सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं। तो ये बनाता है सोमेटोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये बना सकता है एक हार्मोन। दूसरा, ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन भी बना सकता है, GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, या इसको हम सोमेटोस्टैटिन भी बोल देते हैं, सोमेटोस्टैटिन, ये भी बना सकता है। तो दो टाइप के हार्मोन बना रहे हैं, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। ऐसे ही हम यदि और भी कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन देखें, तो जैसे जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, TSH, तो TSH के रिलीज को प्रमोट करेगा तो क्या बोल देंगे? TSHRH या फिर TRH बोल देते हैं, थायरोक्सिन रिलीजिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसे ही एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसको हम CRH बोल देते हैं शॉर्ट में, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और कौन सा हार्मोन? जैसे मान लो गोनेडोट्रोपिन होता है, तो GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। कौन होते हैं गोनेडोट्रोपिन के अंदर? LH और FSH, तो उनके रिलीज को प्रमोट करता है, तो उस हार्मोन को क्या बोल देंगे? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ऐसे ही प्रोलैक्टिन, उनको बनाने वाला हार्मोन जो होता है वो प्रोलैक्टिन बनाता है। कौन? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसको रिलीज करवाना प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो है वो हाइपोथैलेमस बनाता है, जो किसको कंट्रोल कर रहे हैं? जो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहे हैं कुछ हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, या फिर उनको रोक रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं कुछ हार्मोन को रिलीज सीक्रेट करने के लिए। आ गई क्या बात समझ में? तो हाइपोथैलेमस जो है उसके बारे में ध्यान रखना कि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है और इसके थ्रू डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये दो टाइप के हार्मोन्स बनाता है, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को रिलीज को बढ़ाएगा, और इनहिबिटिंग हार्मोन जो होगा GHIH, वो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को रोकेगा। उसके बाद में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी से बनाता है, उसका रिलीज करवा सकता है। ACTH जो पिट्यूटरी बनाता है उसका रिलीज करवाने वाला हार्मोन देता है। और GnRH, ग्रोथ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है, LH FSH, उनके रिलीज को प्रमोट कर सकता है। प्रोलैक्टिन जो मिल्क फॉर्मेशन वाला हार्मोन है उसके रिलीज को प्रमोट कर सकता है, या फिर इनहिबिट भी कर सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स ये क्या कर रहा है? बना रहा है। किसके लिए?
पिट्यूटरी की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा जो हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन होते हैं वही क्या होते हैं, वही बनाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी वहां पर सिंथेसिस होता है किसका, कुछ पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन का भी। कौन सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन कौन सा है? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोल देते हैं, पिटोसिन भी बोल देते हैं, और वैसोप्रेसिन जो है उसे हम एडीएच भी बोल देते हैं। एडीएच। हाँ, तो ये भी बनवाने का काम वो करता है। तो ये सारे फंक्शन हो गए किसके, हाइपोथैलेमस के। क्लियर हो गई क्या बातें सब बच्चों को? यस सर। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो इस तरीके से तुम इतनी बातें ध्यान रखना कि हाइपोथैलेमस एक हायर सेंटर है जो कंट्रोल कर रहा है किसको, पिट्यूटरी को, और दो टाइप के हार्मोन बना देता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। और जो एग्जाम्पल है थायराइड के हार्मोन है वो तुम अभी पढ़ोगे, सॉरी इसके पिट्यूटरी के हार्मोन है वो तुम अभी पढ़ोगे ही। उसमें RH और IH ये दो लगा देना तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पता पड़ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि IH जो है वो दो का बन रहा है, एक तो ग्रोथ हार्मोन का और एक प्रोलैक्टिन वाले का। ठीक है ना? क्लियर हो गई क्या इतनी बात? सर हाँ बच्चे। सर यस। ये जो लास्ट वाले दो वाले ना, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस नहीं बोलते, न्यूरोहाइपोफाइसिस तो पिट्यूटरी का पार्ट है। ये न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट सिंथेसाइज कर रहा है, हाइपोथैलेमस वाला पार्ट सिंथेसाइज कर रहा है, बना रहा है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी को ही बोलते हैं ना सर, न्यूरो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। हाँ, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये ग्लैंड जो इसको ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। या सबसे पहले हम बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हम बोल क्या रहे हैं, मटर के दाने के बराबर होता है। और ये देख रहे हो यहाँ पर प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इट इज एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। जैसा होता है एक्टोडर्म, और एक्टोडर्मल में भी दो पार्ट है। एक पार्ट हाइपोथैलेमस से बन रहा है, यानी यदि यहाँ पर मैं तुम्हें जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि इसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो ब्लू कलर का दिख रहा है, कुछ पार्ट जो है वो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना? यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो कैसा दिख रहा है, ब्लू। ये वाला कैसा दिख रहा है, व्हाइट। तो व्हाइट टाइप का जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है ये पार्ट ब्रेन से बना हुआ है, यानी न्यूरो एक्टोडर्म है। और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये रैट के पाउच होता है उससे बनता है, रैट के पाउच से। ठीक है, रैट के पाउच मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। देखो तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, और बन कैसे रहा है, दो पार्ट से बन रहा है ये। एक तो ब्रेन वाला पार्ट है, ये ऑप्टिक कियाज्मा वाला पोर्शन है। यहां से हमने देखा कुछ इस तरीके से बनाए, तो ये पार्ट ब्रेन से बन रहा है, ये न्यूरो एक्टोडर्मल होगा। ठीक है, और कुछ पार्ट जो होता है वो रैटकेज पाउच से बनता है, यानी यहाँ पर रैटकेज पाउच था तो कुछ पार्ट जो है वो रैटकेज पाउच से डेवलप होता है कुछ इस तरीके से। यानी दो पार्ट हो गए इसके अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अंदर दो मेन पार्ट हो गए। और वैसे देखें तो होते हैं टोटल 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं। थर्ड पार्ट जो है मैं यहाँ पर बना देता हूँ बीच में। कुछ इस तरीके का होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पर, ये स्फिनोइड बोन के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर जो टेलर। हमारा हमारा ब्रेन है उसका बेस वाला पोर्शन जो है यहाँ पर स्फिनोइड बोन होता है। स्फिनोइड बोन के अंदर यहाँ पर एक कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेला टर्सिका ऑफ स्फिनोइड बोन। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, डेवलप्स फ्रॉम न्यूरो एक्टोडर्म एंड रैटकेज पाउच from neuro ectoderm and rat case pouch, यहां से बनता है।
ये वाला पोर्शन जो है एंटीरियर पार्ट जो है कहां से डेवलप होगा, फ्रॉम रैथकेस पाउच। और पोस्टीरियर वाला जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, ये कहां से डेवलप होगा, फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म। कहां पर प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे प्रेजेंट है। और ब्रेन हमने डिटेल पढ़ा हुआ है, वहां से तुमको पता है। ये देखो डायग्राम में हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे ये पोर्शन दिख रहा है हमें, ठीक है। कहां पर पड़ा हुआ है, प्रेजेंट इन सेला टर्सिका, कैविटी जैसी होती है, सेला टर्सिका ऑफ स्फीनॉइड बोन, स्फीनॉइड बोन। तो इस टाइप का होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ पर बच्चों डिटेल स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें कि डिटेल स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कैसी दिखती है, तो डिटेल स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो वो हमें कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये वाला पोर्शन जो है, ये ब्रेन का पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस। यहाँ पर क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ जो लटका हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा। या फिर तुम इसे क्या बोलते हैं, तुम इसे बोल देते हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर बीच में यदि ह्यूमन की बात करें तो पार्स इंटरमीडिया बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड होता है। ह्यूमन के अंदर पार्स इंटरमीडिया जो है बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड होता है, एंटीरियर पार्ट के साथ में फ्यूज हो चुका है ये। और यहाँ पर एंटीरियर पार्ट जो है वो है पार्स उसका, डिस्टेलिस। यस वेरी गुड बच्चे, पार्स डिस्टेलिस। ये वाला पोर्शन जो है वो है पार्स डिस्टेलिस। लेकिन ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसमें सिर्फ पार्स डिस्टेलिस ही नहीं है, बल्कि कुछ पार्ट जो है वो इस स्टॉक को, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको भी कवर कर रहा है। इसको बोलते हैं हम पार्स ट्यूबरैलिस, ट्यूबरैलिस। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट है, जो किसको कवर कर रहा है, जो इसको कवर कर रहा है। और ये जो जो मिडिल लोब जैसा पार्ट हो गया, हालांकि ह्यूमन के अंदर बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, कुछ एनिमल्स में बहुत ज्यादा डेवलप होता है, जिनके अंदर स्किन कलर वगैरह जो है उसको चेंज करने में भी ये रोल प्ले करता है, मेलेनिन वगैरह बनाने में रोल प्ले करता है। इसको बोलते हैं हम पार्स इंटरमीडिया। क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, ये तीन पार्ट हो गए। और यहाँ पर ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये वाले स्ट्रक्चर जो है क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। यानी डेवलपमेंट के टाइम पे ब्रेन नीचे की तरफ आया और जो ओरल मतलब जो स्टोमोडियम वाला पार्ट था वो ऊपर की तरफ गया, फ्यूज हो गए दोनों और ये एक कॉमन ग्लैंड बन गया। और इसके अंदर जो पार्ट्स ये जो एंटीरियर वाला जो पार्ट होता है उसे हम एक और भी नाम से क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। और इसको क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। यानी यहाँ पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, उसका एक और भी नाम क्या होगा, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या नाम होगा, एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट होगा उसका एक और भी नाम होगा, क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसे बोल दोगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ पे न्यूरॉन है क्या, यस। इस न्यूरॉन का जो न्यूक्लियस और सेल बॉडी वाला पोर्शन है, मान लो वो प्रेजेंट है कहाँ पर, वो प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस के अंदर, जो न्यूक्लियाई वगैरह है वहां पर। कौन से न्यूक्लियाई हो सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई है। और यहाँ से क्या, एक्सोन वाला पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ आया, कहाँ पर आ गया वो आ गया हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ये देखो ये आ गया। ऐसे ही दूसरा मान लो, तो न्यूरॉन जो है वो यहाँ से ट्रेवल करके कहाँ पर आ जाते हैं, वो ट्रेवल करके आ जाते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा, जो केमिकल है,
जो हार्मोन है उसका सिंथेसिस तो कहां पर होगा, उसका सिंथेसिस होगा यहाँ पर। हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस पोर्शन, और यहाँ पर न्यूरॉन के थ्रू वो ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल करके आ जाते हैं एक्सोन के थ्रू, जो डिस्टल पार्ट होता है जो कि यहाँ पर एक बल्जिंग जैसा बना देता है, उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं हैरिंग्स बॉडी। क्या बोल देंगे इसे हम, हैरिंग्स बॉडी। तो ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए आ गया। यानी यदि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के लिए कोई पूछे कि हार्मोन कहाँ पर बन रहा है, तो बोलोगे कहाँ पर बन रहा है, हाइपोथैलेमस में बन रहा है, और फिर वहां से ट्रांसफर होकर के आ जाता है कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले पोर्शन में आ जाता है। और ये जो एक्सोन के एंड्स हैं जो स्वेल हो रखे हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं हैरिंग्स बॉडी। यहाँ पर कुछ अलग से स्पेशल सेल्स वगैरह भी होते हैं जिन्हें हम पिटूसाइट बोलते हैं। यहाँ पर जो कुछ सेल्स होते हैं वो पिटूसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो हैरिंग्स बॉडी में आ जाएगा और फिर यहाँ से सिक्रेट होगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तुम्हें जो है वो समझ में आ गया कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा वाला पार्ट है जो ब्लू कलर से बनाया है, इससे हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलेंगे। जो येलो कलर से बनाया है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। इन दोनों के बीच में जो मर्जिंग जोन है वो पार्श इंटरमीडिया होता है। मिडिल लोब कुछ में ज्यादा डेवलप होता है, हमारे अंदर बहुत कम डेवलप होगा। क्लियर हो गई बात। हार्मोन जो है वो कहाँ पर बनते हैं, हार्मोन जो है वो बनते हैं हाइपोथैलेमस में। ठीक है, यदि मैं तुम्हें यहाँ पर हार्मोन कैसे बनते हैं यदि वो एक्सप्लेन करूं, देखो यहाँ पर देखो, ये यहाँ याद है मैंने तुमको मैंने तुमको पोर्टल सिस्टम बताया था, तब वहां पर मैंने तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि हाइपोथैलेमो पोर्टल सिस्टम जो है वो भी प्रेजेंट होता है। तो ये देखो यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है कि सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी है, कैपिलरी में डिवाइड हुआ, फिर ये कैपिलरी फ्यूज हो गई, फिर ये सप्लाई कर रही है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये क्या बन गया, ये एक बन गया हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। और ये क्या करेगा, ये हार्मोन्स वगैरह जो है उनको भी ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे जैसे जो RH और IH थे वो हाइपोथैलेमस से यहाँ पर इसके थ्रू आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हार्मोन हाइपोथैलेमस के अंदर बने थे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, वो इसके थ्रू जो है वो पहुंच जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। और एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन सा हार्मोन बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, और इन सबके रिलीजिंग हार्मोन तुमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, कहां से, हाइपोथैलेमस से। क्लियर हो गई क्या बात, ये हो गई बात एंटीरियर पिट्यूटरी की। ठीक है, देखो ये देखो हाइपोथैलेमस ये हार्मोन बना रहे हैं सारे RH IH ये सब, और ये यहाँ से आते हैं कुछ तो न्यूरॉन्स के थ्रू और ज्यादातर किसके थ्रू आ जाएंगे, ये जो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम है उसके थ्रू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद में ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी, अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है उसके अंदर हमने देखा कि जो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस थे, अभी जो मैंने नाम लिए डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस के, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ये है पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस, ये है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। तो इन न्यूक्लियस के थ्रू जो हार्मोन बना वो एक्सोन टर्मिनल्स के थ्रू कहां पर पहुंच गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन सा हार्मोन बनाता है, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो बनाता है। ठीक है, इसके अलावा जो मिडल पिट्यूटरी है वो क्या बनाएगा, जो मिडल पिट्यूटरी होता है वो MSH का फॉर्मेशन करता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो करता है। हार्मोन के नाम पता पड़ गए सारे, एक बार लिस्ट बना दो, हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन कौन सा हार्मोन बनाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन। दूसरा TSH क्या है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या पूरे नाम भी लिखूं क्या, कि समझ जाओगे, समझ समझ जाएंगे। क्योंकि कई बार तुमने सुना है ये नाम तो तुम समझ जाओगे। ग्रोथ हार्मोन TSH जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसके अलावा ACTH
एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन कर क्या रहे भाई, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है ना, तो ये हार्मोन डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर जाएंगे। टीएसएच थायराइड पे जाएगा और थायरोक्सिन के फॉर्मेशन और सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। एसीटीएच जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाएगा, वहां पर हार्मोन के सिक्रेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, ऐसे ही एसीटीएच के बाद में यहाँ पर और हार्मोन जो है वो जीएनआरए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जीएच, या फिर इसे मैं पूरे नाम से लिखूंगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्योंकि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो इसके अंदर दो हार्मोन आते हैं, कौन कौन से, एक आता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा आता है एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एलएच जो है उसको मेल में हम एक और भी नाम से जानते हैं, एलएच जो है उसको मेल में एक और नाम से जानते हैं, कौन सा, आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये हार्मोन रिलीज करेगा। साथ में प्रोलैक्टिन हार्मोन, पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन, पीआरएल। तो ये सारे हार्मोन जो है वो किससे बनते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब यदि हम मिडिल पिट्यूटरी की बात करें, मिडल या फिर पार्श इंटरमीडिया, पार्श इंटरमीडिया बोल रहे थे, इंटरमीडिया। ठीक है, तो यहां पर ये बनाता है सिर्फ एक ही हार्मोन, कौन सा, एमएसएच। एमएसएच मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मेलेनिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है एमएसएच। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पार्स नर्वोसा जो है वो बनाता है और सिक्रेट करता है दो हार्मोन। बनता तो हाइपोथैलेमस में है, यहाँ से सिक्रेट होता है। कौन कौन सा है वो एक तो है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या हम इसे वासोप्रेसिन बोलते हैं, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। यस, वेरी गुड, ऑक्सीटोसिन। तो ये हार्मोन बनाता है जिसे हम, ऑक्सीटोसिन को हम पिटोसिन भी बोल देते हैं, और एडीएच को तो हम वासोप्रेसिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट हार्मोन हैं जो इनसे बनते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि बताओ कौन सा हार्मोन किससे बनता है और कौन रिलीज करता है, ये चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। अब इसके बाद में इन हार्मोन का क्या एक्शन है और इनकी कमी से क्या होता है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन जिसे हम और क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एसटीएच भी बोल सकते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्या करता है ये हार्मोन बॉडी की ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल करता है, बॉडी ग्रोथ जो है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कैसे, यदि मैं बात करूं कि ये क्या करेगा, ये बोन, कार्टिलेज, मसल्स, इन सब की क्या करवाएगा, इन सब की ग्रोथ को प्रोमोट करेगा। ठीक है, ये सब में इसका रोल होता है। ठीक है, देन इसके बाद में मेटाबॉलिज्म की यदि बात करें तो ये क्या करता है, ये फैट का ब्रेक डाउन करवाता है। फैट या लिपिड जो है उसका क्या करवाएगा, लाइसिस करवाएगा, ऑक्सीडेशन के लिए फैट वगैरह जो है वो यूज करवाएगा। दूसरा, यदि मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो ये ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है उसके या जो ग्लूकोज है उसका अमाउंट बढ़ाता है, यानी डायबिटिक इफेक्ट जो है वो होता है इसका। ऐसा बोल सकते हैं कि डिक्रीजेस ग्लूकोज अपटेक बाय सेल, सेल जो है उसके थ्रू ग्लूकोज अपटेक को डिक्रीज करता है, डायबेटोजेनिक इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ाएगा ये। ठीक है, इसलिए इसको हम डायबेटोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। और यदि अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड अपटेक जो है वो मसल के अंदर और लिवर के अंदर उसको ये इंक्रीज करेगा ताकि प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो। तो इस टाइप का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। यदि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो यानी हाइपर सिक्रेशन हो जाए, क्या बोल सकते हैं हम, मान लो हाइपर पिट्यूटरिज्म वाला केस हो,
ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो, तो उस केस में क्या होगा, यदि किसी बच्चे में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाइट जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगा, ठीक है, हाथ पैर जो है वो ज्यादा लंबे लंबे होंगे। तो इस टाइप का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, जिससे हम क्या बोल देते हैं, जाइगेंटिस, ठीक है, दानव जैसा जो है वो दिखने लग जाएगा, जायंट जैसा दिखने लग जाएगा, यदि यदि क्या हो, यदि उसका बचपन से ही सिक्रेशन ज्यादा हो। यदि मान लो हम एडल्ट के अंदर यही सोचे कि एडल्ट है, उसके अंदर पिट्यूटरी सिक्रेशन बढ़ गया, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन रहा है, तब क्या होगा, क्योंकि अब तो बोन के अंदर जो ग्रोथ करवाने वाले जितने पॉइंट्स थे वो सारे तो अब मतलब वो ग्रोथ कर नहीं रहे, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर हम देखेंगे कि एबनॉर्मल सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एक्रोमेगैली, क्या बोलते हैं, एक्रोमेगैली हो जाएगा। हो सकता है बॉडी बेंट हो जाए, जो वर्टिब्री है वो इस तरीके से बेंट हो जाए, हो सकता है जॉ बड़े हो जाए सिर्फ, ठीक है। तो इस टाइप की थोड़ा सा वो जो गोरिल्ला है उस टाइप का दिखने लग जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम एक्रोमेगैली। तो इस टाइप से होता है यदि इसका हाइपर सिक्रेशन हो, ठीक है। यदि ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हो जाए, यानी ग्रोथ हार्मोन कम है, हाइपोपिट्यूटरिज्म वाला केस है, क्या होगा, तो उस केस में हम देखेंगे कि बच्चा जो है वो कैसा रह जाएगा, बौना रह जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। और ऐसे बौने को यदि हम बात करें तो मेंटली रिटार्डेड होते हैं कि नहीं होते, सर्कस वाले बोने हैं, सर्कस में जो बोने होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड नहीं होते, उनका मेंटली तो वो नॉर्मली होते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उससे उन्हें हम बोल देते हैं सर्कस मिडगेट्स। क्या बनते हैं, मिडगेट्स बनते हैं, जो कि मेंटली हम देखें तो मेंटली नॉर्मल। क्यों हम ऐसा बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं क्योंकि थायरोक्सिन की भी कमी होगी तो ड्वार्फिज्म होगा, लेकिन वो मेंटली भी रिटार्डेड होगा, क्रिटिन बोलेंगे उसे, क्रिटिनिज्म होता है, ठीक है। तो इसलिए ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करेगा, वो थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन को प्रमोट करेगा। ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं उनके सिक्रेशन को प्रमोट करता है। LH और FSH का क्या एक्शन होता है, LH और FSH का क्या एक्शन होता है, LH और FSH जो होते हैं वो किसको प्रमोट करेंगे, LH जो है वो और FSH फीमेल के अंदर दोनों मिल करके जो फॉलिकल्स हैं उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। मेल के अंदर ICSH जो है वो लेडिक सेल को प्रमोट करता है, ताकि उससे क्या बन जाए, ताकि उससे टेस्टोस्टेरोन बने। और ये जो है FSH और ये टेस्टोस्टेरोन ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हो जाएगी। देन इसके बाद में जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है वो मिल्क के फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे। तो ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी वाले फंक्शन है। MSH का क्या नाम से जो पता पड़ रहा था वो मैंने बहुत ज्यादा लिखा नहीं है, वो मैं समझाते गया हूँ, ठीक है। तुम चाहो तो लिख लेना, इसको खुद से नोट्स बनाते टाइम लिख लेना। MSH जो होता है ये क्या है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये मेलेनिन पिगमेंट के प्रोडक्शन को मेलेनिन पिगमेंट के प्रोडक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसकी वजह से स्किन का कलर जो है वो कैसा होगा, डार्कर होगा, ठीक है। और कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर या कुछ ऐसे कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर जिनके अंदर हम देखते हैं कि स्किन कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है, वो उसमें भी काफी हद तक MSH जो है उसका रोल होता है, ठीक है। तो मिडिल वाले से इतना ही। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की यदि हम बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो ऑक्सीटोसिन बनता है, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, इसका दो काम है, क्या, मिल्क इंजेक्शन, देखो मिल्क इजेक्शन में हेल्प कर रहा है, मिल्क इजेक्शन। और जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, बर्थ, पार्चुरेशन में हेल्प करता है। यस, उस टाइम पे क्या होता है, जो यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन है उसको भी ये बढ़ाता है। क्या ये ऑक्सीटोसिन मेल में भी होता है क्या, यस सर, क्या करता है, मेल में होता है तो क्या करता है,
ये तो लग रहा है तुम मेल जो है उसमें ऑक्सीडेशन क्या मेल में भी मिल्क इजेक्शन करवा रहा है क्या, पार्चुरेशन करवा रहा है क्या? नो सर। सर मेल पैतृक जो है संरक्षण के उसके गुण को अंदर सर बताता है ना अट्रैक्शन वो। टुवर्ड्स अ फीमेल। मैंने बताया था तुमको जब मैं तुमको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें कि ऑक्सीटोसिन जो है वो होता है मेल में भी बनता है। अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ फीमेल। यस बिल्कुल सही, कडलिंग हार्मोन बोलते हैं। ये मेल को इमोशनल बना के रखता है, थोड़ा फीमेल के लिए अटैचमेंट जो है वो बना के रखता है, ठीक है, तो इसमें हेल्प करता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, ठीक है। चलो तो ये हो गए हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। अच्छा अब एडीएच रह गया, एडीएच या फिर इसको हम बोल रहे हैं वैसोप्रेसिन। क्या कर रहा है ये डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पे क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रोमोट करता है कि नहीं करता है? और यदि एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा यूरिन बाहर निकलेगा क्या? यस वाटर डिहाइड पानी की कमी से। कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड होगा क्या? बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एडीएच वाटर रिटेन कर रहा है ना, रीअब्सॉर्ब कर रहा है ना। तो यदि एडीएच कम होगा तो यूरिन ज्यादा होगा, डाइल्यूटेड टाइप का होगा, तो पर्सन जो उसे बार बार यूरिन जाना पड़ेगा और यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। और इस कंडीशन में जो डिजीज होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, डायबिटीज इंसिपिडियस। इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलिटस और इंसिपिडस में क्या डिफरेंस हो गया? दोनों में पॉलीडिप्सिया होगा, दोनों में बार बार जो है वो यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, प्यास लगेगी, ये सब होगा। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो ज्यादा बाहर नहीं निकल रहा है, शुगर जो है वो यूरिन में ज्यादा नहीं है, ग्लाइकोसूरिया नहीं होगा, जबकि डायबिटीज मेलिटस में ग्लाइकोसूरिया भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस होंगे, उसमें ध्यान रखना। मेलिटस और इंसिपिडस में ये कॉमन है कि दोनों में यूरिन ज्यादा होता है, लेकिन डायबिटीज के अंदर, डायबिटीज मेलिटस के अंदर यूरिन में शुगर का अमाउंट भी ज्यादा होगा, इंसिपिडस में शुगर का अमाउंट ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, सर डाइल्यूटेड यूरिन होगा। हाँ बच्चे, सर कॉफी और चाय वगैरह से एडीएच का अमाउंट कम होते जाता है क्या धीरे कम धीरे? होते जाता है एडीएच का, यस बिल्कुल सही है। देखो जो चाय कॉफी होते हैं वो एंटी डायूरेटिक इफेक्ट शो करते हैं। एंटी नहीं, रुको रुको रुको, चाय और कॉफी जो है उनका डायूरेटिक इफेक्ट है। डायूरेटिक इफेक्ट, डायूरेटिक इफेक्ट का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन के इफेक्ट को कम करना, उसे हम क्या बोलते हैं, डायूरेटिक इफेक्ट। ज्यादा चाय पीते हैं बार बार तो सुसु लगता है, ठीक है। चलो तो ये तो बात हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड की। देन इसके बाद में हम बात करते हैं पिनियल ग्लैंड, द पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड कहाँ पर होता है, हमने देखा था पहले ही, कहाँ पर, एपिथैलेमस। यहाँ पर देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर एपिथैलेमस वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या है, पिनियल ग्लैंड है, बहुत छोटा सा होता है। बचपन में बड़ा होता है, 7 से 8 साल तक ये जो है इसकी साइज बड़ी रहती है, फिर ग्रेजुअली ये कम होने लग जाता है, ठीक है। और बाद में तो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के क्रिस्टल्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं, ब्रेन सैंड की फॉर्म बोलते हैं उसे हम। और ये जो पिनियल ग्लैंड है इसे हम और क्या बोल देते हैं, पिनियल ग्लैंड इज नॉन एज थर्ड आई। इसको हम थर्ड आई बोलते हैं, व्हाई? बिकॉज इट इज सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के रेस्पॉन्स में कुछ काम जो है वो कर रहा है, इसलिए हम इसको थर्ड आई भी बोल देते हैं। समझ गए क्या कैसे काम करता है? देखो ये बनाता है मेलेटोनिन। क्या होता है, जैसे जो आईज हैं, जब हम देखते हैं कि लाइट का रेस्पॉन्स होता है तो लाइट का रेस्पॉन्स जो है वो ब्रेन के अंदर पहुंचेगा। यहाँ से जो लाइट का इंफॉर्मेशन है, जो स्टिमुलस आया है वो ब्रेन के अंदर पहुंचता है। तो यहाँ पर सुप्रा कियास्मेटिक कुछ गैंग्लियंस वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट करते हैं, उस लाइट के रेस्पॉन्स में एक पर्टिकुलर केमिकल बनाते हैं। फिर वो जाता है किसके अंदर, वो जाता है जो यहाँ से जो पॉन्स वाला रीजन है उसके अंदर, यहाँ पर कुछ न्यूक्लियस होते हैं, और फिर उसके थ्रू ये कोऑर्डिनेट, पॉन्स भी नहीं, एक्चुअली मेडुला वाले रीजन में होता है, फिर वहां से ये कोऑर्डिनेट करता है किसको, ये कोऑर्डिनेट करता है पिनियल ग्लैंड। तो इस तरीके से जो लाइट है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचती है, वो पिनियल ग्लैंड तक पहुंचती है। इनडायरेक्टली समझ लो तुम कि लाइट जो है उसकी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली कहाँ तक पहुंचेगी, पिनियल ग्लैंड तक पहुंचेगी। और पिनियल ग्लैंड जब लाइट
डार्क कंडीशन में होगा, जब डार्क में रहते हैं हम, तो उस टाइम पे मेलेटोनिन ज्यादा बनता है। इन डार्क जो है क्या होगा, मेलेटोनिन ज्यादा बनता है, और लाइट में मेलेटोनिन का अमाउंट जो है वो कम होता है। और ये जो मेलेटोनिन का अमाउंट ज्यादा कम हो रहा है, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन, सेरोटोनिन से आगे ये डिराइव होकर के मेलेटोनिन बनता है, तो ये मेलेटोनिन के अमाउंट में जो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारा सर्केडियन रिदम, इसका मतलब क्या हुआ, जो वेक एंड स्लीप साइकिल है, वेक साइकिल एंड स्लीप साइकिल, ये मेंटेन होता है। मतलब क्या होगा कि हाइपोथैलेमस की हेल्प से ये क्या करता है, बॉडी के अंदर कब हमारी एक्टिविटी ज्यादा होगी कब कम होगी, उन चीजों को रेगुलेट करता है। तुमने देखा होगा कि यदि मैं लाइट बंद कर दूं, अंधेरा हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ड्राउसीनेस आने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा सा हमें नींद वाली फीलिंग आने लग जाती है। कभी तुमको नॉर्मली नींद नहीं आ रही है, लेकिन मम्मी पापा ने क्या किया, लाइट बंद कर दी, बोला सो जाओ चुपचाप से, क्या होता है, धीरे हाथ में धीरे फोन धीरे आ धीरे, जाता है। यस, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे पीनियल ग्लैंड को पता पड़ जाता है लाइट नहीं आ रही है, तो वो क्या मेलेटोनिन का सिक्रेशन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से स्लीप जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। तो एक तो ये मेन फंक्शन है पीनियल ग्लैंड का। इसके अलावा एक और भी फंक्शन है, कई बार बोलते हैं कि मेलेटोनिन जो है वो क्या करता है, वो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट या मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ऐसा बोलते हैं कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उसके अंदर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जो है वो रिलेटिवली जल्दी आ जाती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेलेटोनिन also regulates development of reproductive organ। ठीक है, उसके अंदर भी हेल्प करता है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस से कनेक्शन होता है और ये उसके साथ में रेगुलेट करके बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे में ये मैकेनिज्म चलती है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह जो उनको भी डेवलप करवाने में ये हेल्प करता है। क्या पीनियल ग्लैंड के बारे में इतना क्लियर है सबको? यस ठीक सर। है, तो मेनली और सर, हेलो मेलेटोनिन का सर। एक और भी फंक्शन बोलते हैं कि मेलेटोनिन जो है ना, वो जो एमएसएच जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है उसको थोड़ा उसको ना मतलब काउंटरैक्ट भी करता है। मतलब मेलेटोनिन जैसे एमएसएच से स्किन की कलर डार्क होती है, तो लोगों का ऐसा ही मानना है, साइंटिस्ट का ऐसा ही मानना है कि मेलेटोनिन जो है वो स्किन कलर को फेयर भी करवाता है, ये बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखना बहुत। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हेलो थायराइड सर। ग्लैंड। हाँ बच्चे। सर, किसी किसी को नींद नहीं आने की बीमारी हो जाती सर, उसमें कैसे होता है उस सिचुएशन पे? देखो बहुत सारी चीजें मैटर कर सकते हो सकता है उसका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा होगा, या फिर स्ट्रेस वगैरह जो फैक्टर होते हैं वो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं, तो इन सब से हो सकता है। हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड इन सब के डिस्टर्बेंस से हो सकता है। यदि वो लाइट मीडिएटेड है, लाइट की वजह से हो रहा है, साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर वो कहीं ना कहीं इससे मतलब हाँ काफी हद तक उसमें पीनियल ग्लैंड का भी रोल हो सकता है बच्चे, क्योंकि क्या होता है हम लाइट बंद करते रहे फिर भी नींद नहीं आ रही, तो स्ट्रेस वाला रीजन भी हो सकता है, और हो सकता है पीनियल ग्लैंड उसका सही से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए रिदम जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोडर्मल। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड, जो कि एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है। थायराइड ग्लैंड इज ओरिजिन जो है वो कैसा है, ओरिजिन इज एंडोडर्मल। ठीक है, अब ये थायराइड ग्लैंड जो है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, देखो बिलो टंग डेवलप होना स्टार्ट होता है एम्ब्रियो स्टेज के अंदर, फिर ग्रेजुअली क्या होता है नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, और कहां पर प्रेजेंट होगा, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, हाँ सॉरी थायराइड कार्टिलेज है, Right. थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज जो है उसके नीचे एडम्स एप्पल जो होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। हमें एच शेप का ये ग्लैंड दिखाई देता है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, दो लोब होते हैं, और वो दोनों लोब जो ये थायराइड ग्लैंड का लोब है, ये दोनों लोब आपस में एक हॉरिजॉन्टल पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं Isthmus. इस्थमस। इस्थमस बोलते हैं इसे, तो नहीं आएगा। ठीक है, तो उससे ये कनेक्टेड रहता है। और यहाँ पे
क्या है अंदर से यदि हम देखें तो बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स हैं। क्या है इसके अंदर? बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। और ये थायराइड फॉलिकल्स कैसे होते हैं? देखो यदि मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करूं तो थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ इस तरीके से फॉलिकल्स बने हुए होंगे। इसके अंदर होगा फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स हैं। इनके अंदर जो है, अच्छा ये अकेला एक ऐसा ग्लैंड है जो अपने सिक्रेशन को क्या कर रहा है? स्टोर करके रख रहा है, लंबे टाइम तक, महीनों तक स्टोर करके ये रख सकता है। थायराइड फॉलिकल्स जो हैं इनके बीच बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? थायराइड एक्टिनी। यहाँ पर बीच बीच में जो सेल होंगे उन्हें क्या बोलोगे? ये तो एसिनाई, तो इसी को बोलते थे, ये थायराइड एसिनाई है जिसमें फॉलिकुलर सेल्स हैं। इसको तुम एसिनाई बोल सकते हो, थायराइड तो ये वाला एसिनाई। पैराफॉलिकुलर होगा सर फिर। ये सेल्स जो है इन्हें हम बोल देते हैं, यस बिल्कुल सही, पैराफॉलिकुलर सेल्स, या फिर इसका एक और भी नाम है सी सेल्स। ठीक है, इन सेल्स के अंदर क्या होता है? देखो यहाँ पर ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इनके अंदर क्या होगा? पहले थायरोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन होगा। क्या बनता है इसके अंदर? थायरोग्लोबुलिन। इसके अंदर बनेगा बहुत सारा थायरोग्लोबुलिन। और ये थायरोग्लोबुलिन यहाँ पे बनने के बाद में कहाँ पर आ जाता है? जो इसकी ल्यूमेन है इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा थायरोग्लोबुलिन। और यहाँ पर थायरोग्लोबुलिन जो है वो आयोडीन के साथ में रिएक्ट करेगा और मोनो आयोडो, डाई आयोडो, ट्राई आयोडो ऐसे सब बना लेगा। और फिर से उसी क्या करेगा? अपटेक करेगा। और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स वगैरह पास हो रही हैं उनको क्या करेगा? सपोज यहाँ पे एक ब्लड वेसल बना लेता हूँ ऐसे, तो यहाँ से हार्मोन जो है उसे दे दिया करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है जहां पर ये जो फॉलिकल वाला पोर्शन है इसके अंदर बनते हैं हार्मोन, क्या? थायरोक्सिन। फॉलिकल वाला जो पोर्शन है यहाँ पर बनेगा थायरोक्सिन। और जो पैराफॉलिकुलर या सी सेल है ये क्या बना देगा? कैल्सिटोनिन। क्या बना देगा? कैल्सिटोनिन। तो इस तरीके से थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजी होती है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई क्या? अब वर्क कैसे कर रहा है देखो। सेल के अंदर क्या बना? सेल के अंदर बना थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन। अब थायरोग्लोबुलिन जो है इसके अंदर आयोडीन जो है वो आके ऐड होता जाता है। एक आयोडीन जाके ऐड होगा तो बन जाएगा मोनो आयोडो थायरोनिन। दो आयोडीन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? डाई आयोडो थायरोनिन। तीन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ट्राई आयोडो थायरोनिन। चार जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? टेट्रा आयोडोथायोनिन। टेट्रा आयोडो थायरोनिन। और ये थायरोनिन जो है वो किससे बन रहा है? वो टायरोसिन से बन रहा है। ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो डेरिवेटिव होता है किसका? वो डेरिवेटिव होता है टायरोसिन। यस। ठीक है, एक मिनट रुको बच्चे, एक मिनट। देखो, तो इस तरीके से क्या होता है, जो थायरोक्सिन है वो किसका डेरिवेटिव है? थायरोक्सिन
hormone is derivative of टायरोसिन अमीनो एसिड, इससे बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो ये जो डिफरेंट टाइप के थायरोक्सिन बन रहे हैं, कौन कौन से, मोनो आयोडो T1 लिखते हैं इसको, डाई आयोडो T2, ट्राई आयोडो T3, टेट्रा आयोडो T4, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो क्या होता है इनके अंदर, T4 होता है। T4 इज 80% of the thyroxine released and 20% is T3। तो T3 और T4 ये दो फॉर्म में थायरोक्सिन जो है वो रिलीज होगा TSH के इन्फ्लुएंस में। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, इनको रिलीज करवाता है। तो यहाँ पर T3 और T4 जो है उसमें से ज्यादा कौन बन रहा है, T4, बट इन दोनों में से एक्टिव कौन है, T3। T3 is more active form of thyroxine। कौन करता है फिर इसको एक्टिवेट, लाइसोसोम। लाइसोसोम के जो कुछ एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इसके अंदर से आयोडीन रिलीज करवा करके इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हो गई क्या बात? तो अब इसके बाद में ये तो हमने देख लिया कि थायरोक्सिन कैसे बन रहा है, कैसे रिलीज होता है। ठीक है, ग्लैंड्स के बारे में हमने डिटेल देख लिया है, पैराथायराइड हम बाद में बात करेंगे। चलो अब इसके बाद में देखो कि इसके फंक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या ये ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ जो है उसको मेंटेन करता है क्या, बोलो? क्या थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है? नो सर। यस, करता है बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी जो है उस जितना इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी उससे कम नहीं है। ग्रोथ को मेंटेन करता है ये कैसे, कि हमारी बॉडी के अंदर जो 3 टाइप की ग्रोथ है, कौन कौन सी, एक तो फिजिकल ग्रोथ जी मेंटल ग्रोथ को करता है, मेंटल, तीनों को करेगा, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल, तीनों ग्रोथ को कंट्रोल करता है ये, समझ गए? यानी यदि यदि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो क्या हुआ, फिजिकली रिटार्ड हुआ, मेंटली और सेक्सुअली नहीं। लेकिन यदि थायराइड TSH की कमी हो गई तो फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल तीनों तरीके से जो पर्सन है वो अफेक्ट हो जाएगा, अंडर डेवलप्ड रह जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल ग्रोथ नहीं हुई मतलब बॉडी के अंदर मसल, स्केलेटन, इन सब का डेवलपमेंट नहीं होगा, IQ कम रह जाएगा, और रिप्रोडक्टिवली क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। ऐसे इंडिविजुअल को हम देखते हैं क्या बोलते हैं, क्रिटिन। यदि इन एम्ब्रियो स्टेज और अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज एंड चिल्ड्रन, इनके अंदर यदि ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं हम क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। जो क्रिटिन होंगे वो क्या, क्रिटिन में और जो ड्वार्फ है, मिडगेट है, उनमें क्या डिफरेंस होगा कि क्रिटिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फिजिकली ड्वार्फ है, मेंटली लेस डेवलप्ड है, इनका ड्वार्फ, IQ less and reproductively immature। अंडर डेवलप्ड ये होता है, समझ गए क्या? तो इस तरीके से थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर से ध्यान रखना। यदि हम इसकी बात करें मेटाबॉलिज्म पे, कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे क्या होता है, तो ध्यान रखना मेटाबॉलिज्म जो है उससे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, BMR बढ़ाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देगा। बताओ, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो टेम्परेचर ज्यादा कि कम? ज्यादा। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता है और पर्सन जो है वो एक्साइटेड कंडीशन में रहता है। यदि थायरोक्सिन हार्मोन की एक्टिविटी प्रॉपर है तो एक्साइटेड कंडीशन रहेगा, नॉर्मल कंडीशन जो है वो बात कर रहे हैं हम,
ठीक है, यदि ज्यादा हो जाएगा लेवल से तो हाइपर एक्साइटेड कंडीशन में रहेगा। बॉडी वेट जो है उसको ये कंट्रोल करके रखता है। कैटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है, फैट जो है उसका फॉर्मेशन भी करवाता है, ब्रेक डाउन भी करवाता है। कैटाबॉलिज्म जो है वो रिलेटिवली ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोड्यूशन एज कम्पेयर टू एनाबॉलिज्म, यानी करवाता दोनों है, लेकिन कैटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट इसका ज्यादा रहेगा। ठीक है, देन इसके बाद में क्या होगा, शुगर की, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का लेवल जो है वो, कार्बोहाइड्रेट जो है उसके ब्रेकडाउन को रिलेटिवली कम करता है, ब्लड के अंदर बढ़ाता है। अगेन ब्लड के अंदर ब्लड शुगर जो है वो ये भी इंक्रीज करवाएगा, अगेन डायबिटोजेनिक। ये दोनों का एक्ट सेम हो रहा है, जीएच का और इसका। और प्रोटीन की यदि हम बात करें तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोटीन जो है फॉर्मेशन ब्रेकडाउन दोनों करवाएगा, बट यहाँ पर ज्यादा होगा क्या, एनाबॉलिज्म, प्रोटीन वगैरह बनाने का काम ज्यादा करेगा एनाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है उसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट डालेगा, सीएनएस एक्साइटेड होगा कि नहीं, सीएनएस डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, बच्चों में डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, एक्टिविटी जो है उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, ब्लड के अंदर बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन का एक स्पेशल फंक्शन है कि ये एरिथ्रोपोएसिस को प्रमोट करता है, एरिथ्रोपोएसिस उसको प्रमोट करता है ब्लड के अंदर। ठीक है, और यदि हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करवाएगा, यानी कि थायराइड जो है, थायरोक्सिन मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन ब्लड एंड ईसीएल। ठीक है, तो इसमें भी ये हेल्प करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह जो उनको रेगुलेट करेगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि यदि हाइपो, पर्टिकुलरली हमने कुछ फंक्शन के अकॉर्डिंग तो देख लिया कि यदि थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाएगा तो बच्चों में क्या होगा, क्रिटिनिज्म हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम देखें कि एडल्ट के अंदर हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है तो क्या क्या होगा। जैसे पहले मान लो हाइपोथायराइडिज्म, यदि थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम होगा तो क्या क्या होगा, बताओ क्या क्या होगा, मेटाबॉलिज्म या बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पर्सन जो है उसके अंदर फैट वगैरह का ब्रेकडाउन कम हो जाएगा, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है, वैसे भी वेट जो है, बॉडी वेट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, पर्सन जो है वो लेथार्जिक रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, देखो थायरोक्सिन जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा के रखता है, तो क्या हो जाएगा, इसका बीपी जो है वो कम हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म जो है उसके अंदर बीपी जो है वो कम हो जाएगा, इस टाइप का इफेक्ट होगा। उसके अलावा जो हमें और कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो क्या देखने को मिलता है कि ये जो है थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ा हुआ हो सकता है, गॉइटर जो है उसका फॉर्मेशन हो सकता है, या हाइपोथायराइडिज्म जो है वो किस वजह से होता है, क्या रीजन हो सकता है। एक होता है सिंपल गॉइटर, हाइपोथायराइडिज्म का रीजन क्या है, एक है सिंपल गॉइटर। क्या होता है सिंपल गॉइटर के अंदर, आयोडीन डेफिशिएंसी। यदि खाने में आयोडीन का अमाउंट प्रॉपर नहीं है तो उससे सिंपल गॉइटर हो सकता है। जो हिली एरियाज पे लोग रहते हैं उनके अंदर कॉमनली गॉइटर जो है वो देखा जाता है, जो सी फूड वगैरह खाते हैं उनके अंदर गॉइटर होने के चांसेस नहीं है। यदि पूरी की पूरी जितने भी लोग रहते हैं वहां पे सब में यदि गॉइटर हो रहा है तो उसे हम एंडेमिक गॉइटर भी बोल देते हैं। हो सकता है उस पूरे एरिया में ही आयोडीन जो है उसकी कमी है, इसकी वजह से हो रहा है। क्या होगा गॉइटर में, क्या होगा, गॉइटर के अंदर ये जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। नेक जो है उसके अंदर
स्वेलिंग जो है वो दिखेगी, और ये जो कॉमन सिम्टम्स हमने देखे हाइपोथायराइडिज्म के, ये सारे के सारे हमें देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म का एक रीजन हो सकता है हाशिमोटो डिजीज, सुना है क्या नाम? यस सर, हाशिमोटो थायराइडाइटिस क्या होता है इसके अंदर? डिसीज है। यस, ये क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर जो थायरोक्सिन होते हैं या थायराइड होता है, उसके लिए एंटीबॉडी बन जाती है, और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से थायराइड लेवल जो है वो कम हो जाएगा। हाशिमोटो थायराइडाइटिस होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टाइप है हाइपोथायराइडिज्म के। ऐसे यदि मैं हाइपरथायराइडिज्म की बात करूं तो क्या हो जाएगा? हाइपरथायराइडिज्म में उल्टा हो जाएगा क्या? यहाँ पर हम देखेंगे कि बीएमआर बढ़ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर यदि हम देखेंगे तो हाइपो में कम होता है, इसके अंदर बढ़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा। वेट लॉस होगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, पर्सन जो है वो एक्साइटेड रहेगा, हाइपर एक्साइटेड रहेगा। ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ा हुआ रहेगा। तो इस टाइप के सिम्टम्स जो है वो हाइपरथायराइडिज्म में देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गई बात? हाइपरथायराइडिज्म का रीजन क्या हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज का नाम सुना है क्या? यस सर, ठीक है। और ग्रेव्स डिजीज जो है इसको हम मिक्सोडीमा भी बोलते हैं। क्या? मिक्सोडीमा दोनों में हो सकता है। मिक्सोडीमा हाइपर में भी होता है और हाइपो में भी होता है, ठीक है। इसलिए पर्टिकुलरली हम ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ, ग्रेव डिजीज में एक्सोप्थेलेमोस होता है, ये एक्सोप्थेलेमिक कॉइटर। क्या होता है? हम देखते हैं कई बार कि जब हाइपरथायराइडिज्म वाला केस होता है उसके अंदर आईज के पीछे जो है वो कुछ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आंखें थोड़ी सी ऐसी बाहर की तरफ बल्ज हुई सी लगती हैं। आंखें ऐसी ज्यादा वाइड ओपन ऐसी खुली हुई लगेगी। नॉर्मल पेशेंट है, तुम्हें लगेगा कि ये ऐसे क्यों घूर रहा है, उस टाइप की आईज लगेगी, ठीक है। तो उससे वो होता है एक्सोप्थेल्मिक गाइटर, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस केस में क्या होगा? आईज जो है वो थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई सी दिखाई देती है। ग्रेव्स डिजीज में होता है ऐसा, ठीक है। और इन केसेस में देखो क्या हो रहा है कि दो चीजें हो सकती है, या तो T3 T4 लेवल बढ़ा है, कुछ ट्यूमर वगैरह भी जो है वो बन सकते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, जिसके अंदर भी क्या हो सकता है? थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल जो है वो ज्यादा हो सकता है। T3 T4 लेवल का बढ़ा हुआ होना, TSH का कम होना हाइपरथायराइडिज्म को बताएगा। नॉर्मली हाइपोथायराइडिज्म वाला जो केस होता है उसमें TSH बढ़ा होता है, T3 T4 कम होता है। और इनका रेगुलेशन किससे होगा? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस से इनका रेगुलेशन होता है, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? क्लियर है ये बातें? अब इसके बाद में यदि हम बात करें कि यहाँ पर एक सेल पैराफॉलिकुलर सेल भी देखा था हमने, सी सेल जिसको बोल रहे थे, पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या बना रहे थे? ये बना रहे थे कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन कर रहे थे। और ये कैल्सिटोनिन क्या करता है? ये कैल्सिटोनिन पैराथायराइड हार्मोन के कंपेयर में उल्टा काम करता है। क्या काम करता है? देखो, इसका काम है ब्लड के अंदर, सपोज ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो है उसको डिक्रीज करना, फॉस्फेट लेवल जो है उसको इंक्रीज करना। यानी कैल्सिटोनिन जो है वो हमारे बोन्स वगैरह जो है उनको उनके अंदर अपटेक जो है, या उनके फॉर्मेशन में कैल्शियम जो है उसके अपटेक को बढ़ाता है। बोन जो है उसके अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाएगा, ताकि हमारी बोन जो है वो कैसे रहे? मजबूत रहे। बोन को मजबूत करवाने में कैल्सिटोनिन का रोल होता है। और साथ ही जो नेफ्रॉन वगैरह है उसके अंदर कैल्शियम का एक्सक्रीशन जो है वो रिलेटिवली ज्यादा होता है। यदि एक्स्ट्रा है कैल्शियम तो उसको रिलीज करवा देगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि कैल्शियम के अपटेक, सेल्स के अंदर अपटेक और ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करवाने में हेल्प करता है कौन? कैल्सिटोनिन हड्डियों को मजबूत करवाता है विटामिन D3 के साथ में। क्लियर हो गई इतनी बातें? ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, पैराथायराइड ग्लैंड। देखो पैराथायराइड ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होता है?
पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर, ये दो डायग्राम इसलिए लिया है ताकि तुम्हें दिख जाए कि अच्छा ये जो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के अंदर एक एक्स्ट्रा पिरामिडल टाइप का लोब दिख रहा है तुमको, एक्चुअल में क्या होता है, बचपन में ये जब डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोग्लॉसल डक्ट के थ्रू टंग जो है उसके साथ अटैच था, ये जो कि धीरे धीरे ब्रेक हो गया और जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो ये टंग से डिटैच हो गया, तो ये यहाँ पर लोब जैसा कई बार दिखता है हमको। ठीक है, चलो जो भी है। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें हम, तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है जनरली 4 इन नंबर, हमेशा नहीं, जनरली 4 इन नंबर, नंबर में वेरी, 4 इन नंबर। कहां पर प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड पे कि वेंट्रल साइड पे? देखो ये एंटीरियर है, सामने से देख रहे, ये पीछे से देख रहे, या तो बोल दो पोस्टीरियर साइड पे, एट पोस्टीरियर और डॉर्सल साइड, पोस्टीरियर या डॉर्सल साइड के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पैराथायराइड ग्लैंड जो है इसका काम क्या है, ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स पैराथार्मोन या फिर पैराथायराइड हार्मोन, और इसका काम होता है इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम एंड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीजेस फॉस्फेट लेवल इन ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये ब्लड वेसल है और यहाँ पर मान लो नेफ्रॉन है, यहाँ पर मान लो ये नेफ्रॉन है, तो क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे यहाँ से कैल्शियम अपटेक को बढ़ाएगा, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, और फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। तो इस तरीके से ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, फॉस्फेट लेवल बढ़ जाता है, और बोन के अंदर से भी क्या करेगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाएगा और फॉस्फेट को डिपॉजिट करवाएगा। तो ओवरऑल ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, फॉस्फेट लेवल जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। ये फंक्शन होता है पैराथायराइड हार्मोन का। ठीक है, तो इसकी यदि डेफिशिएंसी हो जाए, यदि पैराथायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन जो है इसको हम कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलिप्स हार्मोन। कॉलिप्स ने सबसे पहले प्यूरिफाइड फॉर्म में आइसोलेट किया था, इसलिए कॉलिप्स हार्मोन बोलते हैं। यदि पैराथायराइड हार्मोन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगा, यानी बोन जो है उससे भी ये कैल्शियम ज्यादा ले रहा है, तो बोन जो है उसमें वीकनेस आ जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन ब्रिटल होने लग जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा रीनल स्टोन वगैरह जो है वो होने के चांसेस वगैरह भी ज्यादा रहेंगे। तो ये मेनली होता है पैराथायराइड हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो पिट्यूटरी, हाँ बच्चे बोलो। आप लिखे कैसे हो, मतलब टीएच बढ़ेगा तो कैल्शियम का अमाउंट भी बढ़ेगा ना, कम होगा ना, इधर कम हो रहा है तो हाँ 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 बच्चे, या तो इसको बढ़ा दो या तो उसको हाँ कम हाँ कर दो। कर देता हूँ। पैराथायराइड हार्मोन जो है यदि उसका अमाउंट बढ़ेगा, तो पैराथायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस हाँ होगा। तो हाँ ऑस्टियोपोरोसिस होगा। पैराथायराइड ज्यादा होगा, देखो पैराथायराइड क्या कर रहा है, कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। यदि ये ज्यादा होगा तो बोन जो है उसके अंदर वीकनेस जो है आने लग जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ठीक है, तो मेनली हमने पिट्यूटरी, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो है इसके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल। ठीक है, तो इतना अच्छे से पढ़ना। सर ठीक है, टेस्ट में कहाँ से आ रहा है? टेस्ट में तुम्हारा पहले ब्रीदिंग तक आ गया था ना, उसके आगे से आएगा। सर ब्रीदिंग के बाद से लेंगे ना? हाँ, सर्कुलेटरी से लेकर के और ये पूरा हाँ केमिकल कंट्रोल तक, एंडोक्राइन तक। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू, बाय। चलो ठीक है बच्चों, बाय। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे।